हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का स्वागत है। तो जेट पेपर 2 हिस्ट्री के क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी उम्मीद करते हैं कि अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी। अभी 29 मार्च को आपका एग्जाम है टेंटेटिव, उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे होंगे। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपको पता है कि एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे क्लासेस चल रही जेट की। आप जेट पेपर 1 की क्लासेस देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। जेट पेपर 1 की क्लासेस है। जेट पेपर 2 में हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। जेट पेपर 2 में यहाँ पे आपको सोशियोलॉजी की क्लासेस दिख रही है, सोशियोलॉजी की है। तो आपको जो भी क्लासेस लेना है आप हमारे साथ जुड़कर क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है, कहीं अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए। अगर आप दिक्कत में हैं तो आपको कह रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद ये मौका मिला है। फिर अगला मौका आपको मिलेगा या नहीं इस स्टूडेंट लाइफ में पता नहीं। इसीलिए डू और डाई वाला सिचुएशन है। इसमें आपको डू और इसको डन में बदल देना है, कर देना है। 6% में आपका एक रिजल्ट हो, इसके लिए आपको अभी से जी जान लगा देना होगा। और एग्जाम फाइटर नंबर पर धुआंधार क्लासेस चल रही है, जहां अगर आप हमको फॉलो करते हैं आराम से आपका जेट क्रैक हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा इधर उधर की नई बातें करने से क्लास पे आते हैं, ठीक है। क्लासेस में आज हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन, ठीक है। हर्षवर्धन के बारे में जानेंगे, जो आपका सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन महत्वपूर्ण शासक है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास का, और अंतिम महत्वपूर्ण शासक कर सकते हैं। एक मैप आपके सामने है। इस मैप में आप जो देख रहे हैं ना, जो यहाँ पर ये ब्लू पूरा कलर है, वो उसका इलाका था, है ना। इतने बड़े क्षेत्र पर हर्षवर्धन ने शासन किया था। अगर इसकी सीमाओं को देखेंगे आप, पंजाब से लेकर उत्तरी उड़ीसा और फिर इधर हिमालय क्षेत्र से लेकर नर्मदा के नदी तक, ये जो इलाका है ना, इसमें हर्षवर्धन का शासन था। और भारत का अंतिम महान शासक इसको कह सकते हैं। इसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में इसके जैसा शासक पैदा नहीं हुआ। तो इस हर्षवर्धन के बारे में आज A to Z जानेंगे। हर्षवर्धन कौन था, ठीक है। तो इसके बारे में हम संक्षिप्त में आपको बता दें पहले, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए हर्षवर्धन आज जो आपका हरियाणा है, वहां जो थानेश्वर है, वहीं पर पुष्यभूति वंश था। पुष्यभूति वंश के ही एक आगे के शासक थे, लेकिन इसने इस वंश के लिए इस प्रकार की उपलब्धियां हासिल की कि इस वंश में हमें सिर्फ हर्षवर्धन को ही पढ़ना है। इस वंश के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इस वंश के सबसे महान शासक थे। और इसके बाद इस वंश का एक तरह से पतन हो गया। और इसके आरंभिक जीवन में क्या कठिनाइयां थी, जब ये शासक बने तो पारिवारिक क्या चुनौतियां थी, इसको देखेंगे। इसके बाद इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक क्या उपलब्धियां रही, इसको देखेंगे। और फिर इसका धर्म और साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि ये खुद ही एक कवि थी, तो साहित्य के क्षेत्र में इनकी क्या योगदान रहा। धर्म के क्षेत्र में किस प्रकार एक धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं, इसके जुड़े हुए सभी तथ्यों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। कन्नौज हमारा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ हो गया? कन्नौज। इसने टोटल शासन कब किया? 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक। इसलिए 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 647 ईस्वी में इसका निधन हो गया। तब तक ये गद्दी पर रहे, तब तक ये शासक बने। इसका पूरा सिनेरियो हम पूरा समझेंगे, पूरा इसका सीक्वेंस में देखेंगे। अभी पहले मुख्य मुख्य चीजों को देखते हैं। इसका साम्राज्य अगर देखेंगे तो उत्तर में उड़ीसा से, दक्षिण में नर्मदा नदी, और उधर पंजाब से अगर देखें तो उत्तरी उड़ीसा तक इनका था। ये पुष्यभूति वंश से संबंध रखते हैं। इस वंश का जो स्थापना हुआ था, कहा जाता है कि पुष्यभूति ने की थी, इसीलिए इसका नाम पुष्यभूति वंश है। हालांकि इस वंश में बाद में आपके नरवर्धन, इसको भी संस्थापक के रूप में माना जाता है। नरवर्धन ने पुष्यभूति का जो योगदान है ना, बहुत कम है। इसीलिए बहुत जगह आपको संस्थापक के रूप में नरवर्धन का भी नाम मिलेगा, जो हर्षवर्धन के दादाजी थे, ठीक है। और कब स्थापना हुई? 5वीं या 6वीं, जिसे कहीं पूरा इतिहास इसका बहुत क्लियर नहीं है। 5वीं या 6वीं शताब्दी में इसने स्थापना की। बाद में इसी थानेश्वर के राजा कौन बने? प्रभाकर वर्धन। और ये प्रभाकर वर्धन हर्षवर्धन के पिता थे। हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन। और इसके बाद जो शासक बने,
वो आपके बने हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के समय आरंभिक क्या कठिनाइयां थी, इसको हम लोग देखेंगे साथी। तो देखिए, इसके पिता कौन हो गए, पिता आपके हो गए, पिता हो गए प्रभाकर वर्धन। और इसके बाद जब ये आगे बढ़े तो राज्य काफी उस समय से समृद्ध कह सकते हैं, एक तरह से काफी समृद्ध था। और पिता की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में ये शासक बने। उस समय इसके सामने दो चुनौतियां थी, एक चुनौती शशांक, शशांक, और दूसरा जो भी मालवा वगैरह के राजा थे, गोड़ के राजा थे, वो इसका दूसरा छोटे मोटे कह सकते हैं प्रतिद्वंदी थे, लेकिन मेन इसका था शशांक। और शशांक से इनका व्यक्तिगत दुश्मनी भी था, क्योंकि शशांक ने इसके बड़े भाई की हत्या कर दी थी, शशांक ने इसके बड़े भाई की हत्या कर दी थी। और इसके बाद शशांक ने इसके जीजाजी की भी हत्या कर दी थी, और इसकी बहन राजश्री को अपने कैद में रखा था। तो इसको सबसे पहला क्या काम था, बहन राजश्री को छुड़ाना, शशांक का दमन करना, फिर इस सबको हराकर साम्राज्य का विस्तार करना। और ये इन सभी में सफल रहा, इसलिए इसकी उपाधि है सकलोतरपटनाथ। सकलोतरपटनाथ इसकी उपाधि है। तो किस शासक की उपाधि है सकलोतरपटनाथ, तो हर्षवर्धन की। सिंहासन पर ये बैठे, अपनी बहन को राजश्री को बचाया, और शशांक को भी अब पार कर दिया, है ना, दुनिया से उसे विदा कर दिया, क्योंकि उसने इसके भाई की हत्या करी थी। इसने पूरा बदला लिया, अपने परिवार के मान मर्यादा का भी ख्याल रखा, और जब ये शासक बने तो जबरदस्त तरीके से शासन किया। इसने दूसरा अभियान किया, पहला में शशांक से हार गए, लेकिन दूसरे अभियान में शशांक की मृत्यु हुई, हर्षवर्धन ने उसकी हत्या की, और शशांक के साम्राज्य पर विजय प्राप्त किया। और एक बड़ी सेना के साथ उसने पूरे पंजाब से लेकर उड़ीसा, हिमालय के नर्मदा के बीच पूरा उसका साम्राज्य का विस्तार हुआ, और उसने एक बड़े साम्राज्य पर राज्य कायम किया। और कहा जाता है इसकी महत्वाकांक्षा जाग गई, और अब ये चाहते थे कि हम दक्षिण में भी अभियान करेंगे। ठीक है, दक्षिण में भी अभियान करेंगे, और दक्षिण भारत पे अभियान करने का इसने साहस दिखाया। और लेकिन दक्षिण भारत में ये पुलकेशियन द्वितीय से नर्मदा के नदी में के किनारे हार गए। तो दक्षिण अभियान में ये किससे हार गए, पुलकेशियन द्वितीय से। और पुलकेशियन द्वितीय भी एक महान शासक था। इसी के द्वारा एक ऐहोल अभिलेख है, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख जो कि कर्नाटक में है, ऐहोल अभिलेख। इसी अभिलेख से जानकारी मिलती है कि पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष के साथ सामना हुआ, जिसमें इसने हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। ठीक है, और इन सभी चीजों की जानकारी, और एक पुस्तक है हर्षचरित, जिसकी रचना किसने की है, वान भट्ट ने। तो वान भट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित से भी ये जानकारी मिलती है। और इसके दरबार में विद्वानों का संरक्षण था, तो वान भट्ट का भी वान भट्ट को यहाँ का संरक्षण मिला था। इसके अलावा चीनी यात्री, चीनी बौद्ध यात्री हेनसांग भी इसके दरबार में रहते थे, और हेनसांग की भी रचनाओं से, हेनसांग की भी रचनाओं से उसकी रचना सी युकी, तो सी युकी से भी, हेनसांग की रचना क्या है, सी युकी, तो सी युकी से भी हर्षवर्धन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और जब चाइना का व्यक्ति हर्षवर्धन के बारे में लिख रहा है, ठीक है, चाइना के यानी वर्ल्ड में इसका नाम है हर्षवर्धन, सिर्फ भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और बाद में इसका 647 ईस्वी में नेचुरल डेथ हो गया, और इसके बाद इसके साम्राज्य का कह सकते हैं अंत हो गया। अब है कि हर्ष का हम लोग प्रशासन को देखेंगे। हर्ष का प्रशासन, इसका प्रशासन किस प्रकार था, तो प्रशासन को इसने मुख्य रूप से 4 भागों में बांट के रखा था। ठीक है, 4 भागों में साम्राज्य में जो प्रशासन था, उसमें इनका जो राजस्व था उसको 4 भागों में बांटा था। पहला जो भाग था ना राजस्व का, उसको वे राजा पे खर्च करते थे। पहला भाग को किस पे खर्च करते थे, राजा पे। जो दूसरा भाग था इसके राजस्व का, उसको विद्वानों पे खर्च करते थे। तीसरा भाग सरकारी कर्मचारियों पर खर्च करते थे, और जो चौथा भाग था उसको धार्मिक गतिविधियों पर खर्च करते थे। ये इसके साम्राज्य का जो राजस्व था उसका ये विभाजन करते थे, किस प्रकार उसको खर्च करना है। आप समझ रहे हैं, धर्म पर अलग खर्च है ना, यानी विद्वानों पर अलग खर्च, राजा पर अलग खर्च, सरकारी कर्मचारियों पर अलग खर्च, और धार्मिक गतिविधियों पर अलग खर्च। यानी हर चीज के लिए उसने अपना खर्च का जो है ना कह सकते अलग अलग डिवीजन कर रखा था, ताकि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। अगर इसको कला और संस्कृति के क्षेत्र में देखेंगे तो कला और संस्कृति के क्षेत्र में यह विद्वानों का पोषक था। इसी के काल में हेनसांग आया था,
और हेनसांग ने सीयूकी की रचना की। और हेनसांग ने अपने सीयूकी में बहुत सारी बातें कही है जो इस काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसने कहा कि यहाँ पर जातीय व्यवस्था था, इसके अलावा यहाँ पर अछूतों का भी, मिश्रित जातियों, कई मिश्रित जातियों अछूतों का भी अस्तित्व की बात करते हैं, अछूत भी था भारत में। इस अवधि के दौरान महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आई थी, ऐसा हेनसांग कहते हैं। इसके अलावा इस फेज में कहा जाता है कि धर्म के क्षेत्र में ब्राह्मणवाद यानी वैदिक सभ्यता का यहाँ पर प्रभाव ज्यादा था, है ना। ब्राह्मणवाद का प्रचलन ज्यादा था और बौद्ध धर्म का एक प्रकार से कह सकते हैं पतन का काल था। हालांकि बौद्ध धर्म का स्थिति बहुत खराब नहीं था, लेकिन ज्यादा वर्चस्व था ब्राह्मणवाद का। इसके अलावा इसके काल में वैष्णव, शिव, जैन धर्म भी अस्तित्व में था। यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं हर्षवर्धन एक उदार और धर्मनिरपेक्ष शासक था, सेकुलर शासक था, है ना, सेकुलर था, किसी पर कोई दिक्कत नहीं था। राजस्व भूमि का छठा हिस्सा, है ना, जो भू राजस्व का छठा हिस्सा टैक्स के रूप में लेते थे, तो बहुत कम टैक्स था, यानी प्रजा भी खुश थी, ठीक है, प्रजा भी खुश थी। इसके अलावा कुछ अन्य टैक्स भी थे, बंदरगाह और घाटों पर भी ये टैक्स लेते थे। तो लेकिन इसका मुख्य जो राजस्व का स्रोत था वो इसका भू राजस्व था, जो कि 1/6 था, 1/6 था। इस काल की अगर महत्वपूर्ण हस्तियों की बात करें तो दो हस्तियां काफी महत्वपूर्ण है, और दोनों ही भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से, इतिहास को अगर जानना है तो ये दो व्यक्ति का नाम आपको याद रखना चाहिए। पहला था वानभट्ट। वानभट्ट महत्वपूर्ण हस्ती था इस काल का, जिसने रचना की क्या, वानभट्ट ने हर्षचरित की। वानभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, और हर्षचरित से पूरा हर्षवर्धन के शासनकाल का प्रत्येक घटनाओं का उल्लेख यहाँ मिलता है। और यह जो है ना संस्कृत भाषा में, हर्षचरित की भाषा क्या है, संस्कृत है। हर्षचरित की भाषा क्या है, संस्कृत है। और इसके अलावा हर्षचरित के अलावा आपका वानभट्ट ने कादम्बरी नामक नाटक की भी रचना की, और इससे भी हर्षवर्धन के शासन काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो पहला हस्ती हो गया वानभट्ट, वानभट्ट की दो रचनाएं, हर्षचरित, दूसरा हो गया कादम्बरी। इसके बाद इस काल का जो दूसरा हस्ती था जो विदेशी यात्री था आपका हेनसांग। हेनसांग ने भी काफी कुछ लिखा है भारत के बारे में, इसलिए हेनसांग को भी आपको बिल्कुल अच्छे से करना है। हेनसांग के बारे में कहा जाता है कि ये भारत आए और भारत में ये 9 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा यूनिवर्सिटी में इन्होंने अध्ययन किया, है ना। इसके बाद ये 5 साल तक हर्षवर्धन के साथ रहे, और इसी पूरे जो उनका भारत में समय बीता, इसको उसने सीयूकी नामक अपनी एक पुस्तक में लिखा, ठीक है, सीयूकी, जिसको कहते हैं पश्चिम की दुनिया। सीयूकी का पूरा हो गया अर्थ क्या होगा, पश्चिम की दुनिया। इसी पुस्तक में वो लिखते हैं हर्षवर्धन के बारे में, उसने हर्षवर्धन का वर्णन किया है। इसके साथ ही अपनी पुस्तक में वो पल्लव वंश और पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन और चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय की भी प्रशंसा करते हैं, और इसी पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन हारा था, जिसका वर्णन आपके हेनसांग भी करते हैं। हेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, इसीलिए इनका जो भारतीय इतिहास में महत्व काफी बढ़ जाता है हेनसांग का, क्योंकि ये यहाँ रहकर इन्होंने यहाँ के बारे में लिखा है। हर्षवर्धन के काल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको जानना चाहिए। हर्षवर्धन, जैसे हमने कहा कि यह विद्वानों का संरक्षक था, धर्म का संरक्षक था, इसीलिए इसने साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया है और धर्म के क्षेत्र में भी काम किया है। हर्षवर्धन खुद भी एक कवि था, खुद भी एक लेखक था। इसकी कुछ रचनाएं हैं, इसको याद रखना आपको। कल ये सीखने वालों के लिए संरक्षक था, और खुद संस्कृत के नाटकों को इसने लिखा, जिसमें आपका नागानंद, नागानंद हो जाएगा, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की रचना है। इससे क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। हर्षवर्धन की रचना 3 है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ये इसकी राइटर हर्षवर्धन खुद हैं, यानी खुद एक विद्वान था। इसके अलावा इसने कई विश्राम गृह बनवाए, अस्पताल बनवाए। हेनसांग ने कन्नौज में एक धर्म सभा का आयोजन किया था, जो काफी फेमस रहा, है ना। हर्षवर्धन ने धर्म सभा का आयोजन किया था, इसका वर्णन हेनसांग ने किया है। हर्षवर्धन ने अपने शासन काल में एक कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया था। उस भव्य सभा में क्या क्या हुआ था देखिए, उस 20,000 राजा उपस्थित हुए थे वहां पे। इसके अलावे 4,000 बौद्ध भिक्षु और 3,000 जैन तथा ब्राह्मणों ने भाग लिया। 3,000 जैन तथा ब्राह्मण जो धर्मगुरु हैं उन्होंने भाग लिया, धर्म से जुड़े हुए लोगों ने भाग हुआ। इसके अलावा उनका एक दूसरा आयोजन बहुत बड़ा हुआ था, जिसका आयोजन आपका प्रयाग या इसको प्रयागराज या इसको इलाहाबाद कर सकते हैं, वहां पे होता है, या हर 5 साल में होता था। ये एक धार्मिक उत्सव था, हर 5 साल में आयोजित किया जाता था, और यहाँ पर
दान समारोह आयोजित किया जाता था। हर्षवर्धन कह सकते समाज के निचले तबकों को या जो जरूरतमंद लोग हैं उसको यहाँ पर दान किया करता था, और बहुत ज्यादा है ना गरीबों के बीच वहां पे बहुत सारी चीजें बांटी जाती थी गरीबों के बीच। और ये दो सम्मेलन उसका काफी इंपॉर्टेंट है, कन्नौज वाला और दूसरा प्रयागराज वाला। तो कन्नौज वाला क्या एक बार हुआ था भव्य दरबार, और जो प्रयागराज था वहां प्रत्येक 5 साल में होता था, उसको धार्मिक संगम कह सकते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी आय को 4 बराबर भागों में बांट रखा था, जिसमें कि पहला हो गया राजा के लिए खर्च, फिर उसमें सेना तथा प्रशासन के लिए, फिर धार्मिक निधि के लिए, और अंतिम जो था गरीब और बेसहारों के दान के लिए। यानी पहला शाही के लिए, दूसरा सेना और प्रशासन के लिए, तीसरा धार्मिक निधि के लिए, और चौथा हो गया गरीबों और बेसहारों के लिए। हेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के पास कुशल सरकार थी। उसने यह भी उल्लेख किया कि यहाँ परिवार पंजीकृत नहीं थे और कोई बेगार नहीं था। ये सब वर्णन कौन कर रहे हैं? हेनसांग। हेनसांग के पुस्तक का नाम सीयूकी। पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन जो पराजित हुआ, इसका भी उल्लेख ऐहोल अभिलेख में मिलता है कर्नाटक में। तो पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुआ, इसका वर्णन किसने लिखा है? ऐहोल अभिलेख में। और ऐहोल अभिलेख किससे संबंधित है? किसने खुदवाया था इसको? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हालांकि इस पर विवाद है कि हर्षवर्धन जीता या पुलकेशिन द्वितीय जीता, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपने यहाँ कहीं जिक्र नहीं किया कि हमने उस युद्ध में जीता है या क्या क्या, लेकिन इसने जिक्र किया कि हम जीते हैं, इसीलिए इसको विजेता माना जाता है। ठीक है, लेकिन यह अभिलेख भी उसका हो सकता है उसने अपने अनुसार से लिखा होगा, लेकिन इतिहास मानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय से हर्षवर्धन पराजित हुआ था। और इस प्रकार कह सकते हैं कि दक्षिण भारतीय राजा से पराजित होने का कह सकते हैं इसे अंतिम समय में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, क्योंकि वह पहला उत्तर भारतीय राजा था जिससे दक्षिण भारतीय राजा के हाथों पराजय का सामना करना हुआ। अधिकतर क्या होता था, उत्तर के शासक दक्षिण के शासक को हरा देते थे, लेकिन यहाँ पहला केस ऐसा मिल रहा है जो देख रहे हैं कि उत्तर का जो शासक है वो दक्षिण के शासक से पराजित हो गया। हर्षवर्धन के काल की कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटना, हालांकि इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले भी हमने पहले भी जिक्र कर चुके हैं। इसमें से कुछ चीजें देखिए। हर्षवर्धन की स्थापना, हर्षवर्धन यानी वर्धन वंश, जिसको पुष्यभूति वंश कहते हैं, वर्धन वंश या इसी को पुष्यभूति वंश, जिसको हमने पहले कहा पुष्यभूति वंश, इसी का नाम है पुष्यभूति वंश। हर्षवर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, जो कहना आपको, ठीक है, पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति वंश। इसकी स्थापना कब हुई? 5वीं सदी के अंत या 6ठी शताब्दी, 5वीं या 6ठी में हुआ था। किसके द्वारा की गई? नरवर्धन। लेकिन कहीं क्या आपको पुष्यभूति मिलेगा? ये दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा सही होगा, दोनों आपको नहीं मिलेगा। जब पुष्यभूति रहेगा नरवर्धन नहीं रहेगा, और नरवर्धन रहेगा पुष्यभूति नहीं रहेगा। ठीक है। हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 16 साल की, मात्र 16 ईयर की एज में यह शासक बना। और इसके भाई की हत्या किसने की थी? शशांक ने। इसकी भाई की हत्या किसने की थी? शशांक ने, याद रखिएगा। और उसी शशांक को मारकर इसने भाई की हत्या का बदला लिया था, जो कि गौड़ का शासक था, बंगाल का गौड़ का। और 606 ईस्वी में शासक बना और सिंहासन पर आसीन हुआ। इसके अलावा इसकी बहन राजश्री का भी अपहरण कर लिया था शशांक ने, और इसका जो कह सकते कि गौरवर्मन, इसका जो जीजाजी था, राजश्री का जो पति था, इसका भी हत्या कर दिया शशांक ने। इसीलिए 631 ईस्वी में हर्ष ने क्या किया? दरबार का दौरा किया था। इसी बीच आपको ये जानना चाहिए कि यहाँ जब ये घटना हुआ, ये जो घटना हुआ, इसी बीच यह शासक बना, है ना, इसी बीच यह किंग बना, और इसने अपने अभियान के माध्यम से शशांक को हराया। शशांक को हराने के बाद की जो घटना है, अब ये अपने प्रशासन पे ध्यान देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर 631 ईस्वी में हर्ष के दरबार का दौरा किया था हेनसांग ने, और हर्ष को 637 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय से हार का सामना करना पड़ा। अगर डेट या आपको उधर नहीं मिला तो यहाँ आपको डेट मिल गया कि पुलकेशिन द्वितीय से हारा था हर्षवर्धन। तो कब हारा था? 637 ईस्वी में। हेनसांग इसके दरबार में कब आया? 631 ईस्वी में। और जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया तब तक उसके दरबार में ये इसके साथ ही रहे। तो ये आपका हर्षवर्धन से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य है जिसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए 643 ईस्वी में हेनसांग के लिए कन्नौज में भव्य सभा का आयोजन किया गया। भव्य सभा जो का आयोजन किया गया था हेनसांग के लिए किया था, कहा जाता है। जो भव्य सभा का आयोजन किया किसके लिए किया था? हेनसांग के लिए। और बाद में
इसकी मृत्यु हो गई और इसकी मृत्यु के बाद कोई भी योग्य इस प्रकार उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण इस साम्राज्य का बहुत ज्यादा आगे प्रगति नहीं हो पाया और इस साम्राज्य का पतन हो गया। यानी हर्षवर्धन के बारे में A to Z आई थिंक आप सभी के बीच क्लियर हो गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और साथियों, अगर आप जेट की तैयारी करना चाहते हैं, सीरियस स्टूडेंट है, तो आपको बहुत ही गहराई से हिस्ट्री को पढ़ना होगा, अच्छे से करना होगा। वैसे एग्जाम फाइटर नंबर 7 आप जुड़कर अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की क्लासेस चल रही है। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं, आपको क्या करना है, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। हमारे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर देख पा रहे हैं आप बहुत सारी क्लासेस चल रही है हमारे ऐप पर। जेट पेपर 2 हिस्ट्री, जेट पेपर 1 जो कि सबके लिए कंपलसरी है। अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक से डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, डाउनलोड होने के बाद डाउनलोड जब हो जाएगा ना, डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। स्टोर पे जैसे जाइएगा आपको सारा कोर्स ऐसे दिखने लगेगा। इसमें से जिस कोर्स में आप एडमिशन चाहें एडमिशन ले सकते हैं और क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। और देख लीजिए, बहुत ही नॉमिनल है ना, नॉमिनल जो कॉस्ट से भी कम ही है, उस पर आपके लिए क्लासेस हो रहे, ताकि हर कोई क्लास कर सके और 18 सालों के बाद जो मौका मिला है उसमें आप छक्का लगा सके। तो फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। जय हिंद, जय भारत, जौहर झारखंड।